सभी यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट का आज की क्लास में स्वागत है। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी की वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो आज मैं लाया हुआ हूं आपके सामने, जैसे मैं रोज लाता हूं। और जैसा कि जानते हैं कि इस क्लास में सिर्फ आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है, एग्जाम में किस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है, किस तरीके से शब्दों में यूपीएससी या पीसीएस आपको गुमराह कर सकते हैं, आपकी पढ़ी हुई चीज को भी गलत करा सकते हैं, यह भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ इस क्लास में जो बच्चे प्रॉपर क्लास ले रहे हैं उनको पता है एमसीक्यू बनाए जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी ट्रैप जोन, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, आपको हर वह चीज से अभ्यास करा देना है जहां एग्जामिनर आपको ये सोचता है कि कैसे करके बच्चा उस चीज में फंस जाए और फेल कर जाए। तो आप पढ़ा हुआ कभी गलत ना करें, इसलिए मैं हर जगह ये चीज बताऊंगा। भारत के ड्रोन इकोसिस्टम का विस्तार हो रहा है, तो क्या ड्रोन नियम सभी क्षेत्रों में समान है? देखिए, इस तरीके से ये लाइन बनाई जाएगी एक, तो पता होना चाहिए नहीं। अब पढ़ते हैं हम एयर स्पेस जोनिंग। भारत के हवाई क्षेत्र को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर कितने रंगों में बांटा गया है? 3 रंगों में, ठीक है। ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। भारत के हवाई क्षेत्र को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर, किस पर? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर कितने रंगों में बांटा गया है? 3 रंगों में बांटा गया है। वो कौन कौन से थे? ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। इनको अच्छे से याद रखिएगा। इन पे ही किस तरीके से कथन बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो ग्रीन जोन होता है वो आपका 400 फीट तक किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है आपको, पर 400 से अगर आप ऊपर जा रहे हो, है ना, 500 तक, तो आपको अनुमति आवश्यक है। 400 फीट तक किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। येलो जोन, यह हवाई अड्डे के आसपास का नियंत्रित क्षेत्र है। देखिए, इस लाइन को याद रखिएगा। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हवाई अड्डे के आसपास का नियंत्रित क्षेत्र किस एक जोन में या किस एक रंग में बांटा गया है? तो येलो में, ठीक है। पहले इसे 45 किलोमीटर था, अब यह 12 किलोमीटर है। यहाँ अनुमति क्या है? अनिवार्य है। रेड जोन पूरी तरह प्रतिबंधित है, केवल केंद्र सरकार की अनुमति से यहाँ पे आप ड्रोन वगैरह अपना संचालित कर सकते। टाइप सर्टिफिकेशन के भारत में, देखो, केवल जो 10% में आपको हमेशा क्लास में बताता हूँ, जहां 10% हो उसको याद कर लीजिए। उन्हीं ड्रोन्स का संचालन हो सकता है जिनके पास क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित टाइप सर्टिफिकेट हो। तो इस चीज को याद रखना बिल्कुल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। पीएलआई 2.0, सरकार केवल असेंबलिंग नहीं बल्कि हाई एंड कंपोनेंट जैसे फ्लाइट कंट्रोलर्स और सेंसर के निर्माण पर 20% तक इंसेंटिव दे रही है। उत्पाद लिंक योजना है, पीएलआई का नाम है ना, और ये चलाई जा रही है कई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट चीजों को, उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तो हो गया आपका करंट अफेयर, आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। फर्स्ट, अब इस फर्स्ट का एक हम एमसीक्यू देखते हैं। तो हमारी जो पढ़ने की क्षमता, हम देखेंगे कि किस तरीके से सामने क्वेश्चन होता है, हम जब कोई चीज पढ़ते हैं, और मिस्टेक हमसे कहाँ होती है। हर क्लास में मैं आपको 3 बातें बताता हूँ, इन 3 बातों को कृपया करके आप लोग याद रखें। आपको अगर जल्दी और अच्छे से सफलता चाहिए। पहला मैं बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को देखने से पहले आप किसी भी एग्जाम में हो, ये नहीं कि आप यूपीएससी और पीसीएस की ही बात कर रहा हूँ, गलत सही जरूर देखें कि हमसे पूछा क्या है, हड़बड़ाहट में ना जाएं।
100%, मतलब मैंने मेहनत की है अपनी ईमानदारी से और मुझे पता है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति अगर एग्जाम हॉल में जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि 100% में वो 35 क्वेश्चन भी ना कर सके। अगर वह स्मार्ट तरीके से सिलेबस को पढ़ के पीवाईक्यू को देख के मेहनत करता है तो 35 से 40 क्वेश्चन उसको 100% की रेंज में आ जाते हैं। ठीक है। तीसरा है शब्द। देखिए यूपीएससी क्या कर रहा है और पीसीएस आजकल शब्दों में आपको गुमराह कर रहे हैं, तो इन शब्दों से आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। चलिए, ग्रीन जोन में 400 फीट की ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन उड़ाने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। येलो जोन हवाई अड्डे की परिधि से पहले 45 किलोमीटर के दायरे को कवर करता था, जिसे घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया। भारत में किसी भी ड्रोन के संचालन के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी टाइप सर्टिफिकेट अनिवार्य है, चाहे वह नैनो ड्रोन ही क्यों ना हो। बताइए। इसका आंसर केवल 2 है। अब इसका आंसर केवल 2 क्यों है, देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 2 मिनट। इस चीज के लिए मैं आपको, जैसे आपको मान के चलिए कि भाई मेरे को पीडीएफ से बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, तो ये लीजिए। अब क्यों है ये आप देखिए ना कि मैंने क्या पढ़ाया, क्वेश्चन क्या बनाया। देखिए, ड्रोन नियम 2021 के तहत हवाई क्षेत्र को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर मैप किया गया। येलो जोन की सीमा ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आप वहां समझ गए होंगे कथन में तुरंत, ताकि सांचन आसान हो। कथन 3 गलत है, क्योंकि नैनो ड्रोन, ये मैंने कहीं आपको उसमें जिक्र भी किया है इस चीज का, और अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल ड्रोन्स को टाइप सर्टिफिकेट की आवश्यकता से छूट दी गई है। इस लाइन को अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसी तरीके से मैं करता हूं, है ना। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने था, आपके नोट्स में मान के चलिए पहले आपको मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, तो आपको तो देखिए 100% अगर आप इसको सही करना जानते तो आप देखते कि यार ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, पर कहीं भी मैंने सर की क्लास में अपनी पीडीएफ में देखा था। देखो, इसी क्वेश्चन पे नहीं कह रहा हूँ, ऐसे आपके पास कई सारे क्वेश्चन आएंगे, मेरी पीडीएफ से होंगे, मेरे करंट अफेयर से होंगे, पर उसमें क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐसी आपको दिखेंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें अपने क्वेश्चन में यहाँ शामिल नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूँ। देखिए, ह्यूमन क्या है, प्रयास कर सकता है, देख के एग्जामिनर की सोच को पकड़ सकता है, पर 100% मैं पकड़ लूं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, है ना। तो क्या है कि उसमें क्या हो सकता है कि देखो, जितना हो सकता है मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको 100% पॉइंट यहाँ दे दूं, जहां से यूपीएससी आपको घुमा सकता है या पीसीएस। और कभी कभी क्या होगा, कुछ क्वेश्चन में मैंने करंट भी पढ़ा दिया, एमसीक्यू भी करा दिया आपको, तो 3 कथन आए, 3 कथन में तो 2 तो आपको कंफर्म है, 100% यार, 100% राइट है ये तो। पर एक कथन ऐसा होगा जो आपको, आपका दिमाग खा रहा होगा, तो आप, मैं कह रहा हूं जो आपको करना है, कुछ नहीं सोचना है, उसको गलत मान लेना बस। अब आप कहोगे सर ये क्यों कह रहे हो आप कि मैं गलत मान लूं, अगर आपके नोट्स में नहीं है, वो कारण है क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैं अपनी पीडीएफ में जरूर शामिल करता हूं कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रह ना जाए, जहां से आपको ट्रैप में फंसाया जाए। और कुछ चीजें ऐसी होंगी कि भाई वो ना आपको पीडीएफ में दी, ना मैंने वो समझाई, तो और ना आपको एग्जाम हॉल में वो लाइन दिख रही है, वो अलग ही दिख रही है, तो आप 100% वो गलत मान लेना, ये मैं कह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ना हो तो अभी आप टेस्ट सीरीज में लाता हूँ 2000 क्वेश्चन की, उसको करके देखिए, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं, पर हाँ उसके लिए पढ़ना जरूरी है। आपको मेरी क्लास है सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का विक्रम लार्ज लैंग्वेज मॉडल द इंडिक रेवुलेशन यूपीएससी ट्रैप जोन, क्या केवल एक अनुवादक है? नहीं, ऐसा नहीं है, यह एक जनरेटिव एआई है। ठीक है, अनुवादक नहीं है, ये जनरेटिव एआई है। टोकनाइज एफिशिएंसी, पश्चिमी मॉडल जैसे जीपीटी आप करते हो ना इस्तेमाल, हिंदी के नमस्कार को 4-5 टोकन में तोड़ते हैं।
ठीक है। जो जीपीटी है वो क्या कर रहा है, नमस्कार को 4 से 5 टोकन में तोड़ रहा है। ठीक है, पश्चिमी मॉडल का है चैट जीपीटी। आप देखते होंगे एआई में आप लोग कई सारी चीजें सर्च करते होंगे, जिसे गणना क्या होती है, महंगी होती है और समय अधिक लेती है। विक्रम जो है ना, इंडिया का जो है, इसे 1 से 2 टोकन में प्रोसेस करता है, जिससे यह कॉस्ट इफिशिएंसी और फास्टर है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यूपीएससी क्या करता है कि कोई चीज आती है और आजकल एआई कुछ ज्यादा ही चल रहा है, आपको पता हो कि एआई समिट चल रही है दिल्ली में प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो भारत ने विक्रम को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को तैयार किया है, जिसे जो पश्चिमी मॉडल से अच्छा कार्य कर रहा है। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, है ना। डाटा सॉवरेनिटी, यह पूरी तरह से भारतीय सर्वर, देखो ये पूरी तरह है, इसको देखो, इसको ऐसी चीजों को मैं कहता हूँ रट लो। उसका कारण है कि 90% तो पूरी तरह गलत होता है और केवल गलत होता है, पर 10% जो बिल्कुल फैक्चुअल है कि हाँ ये सत्य है, उस चीज को तो रटना पड़ेगा ना यार, हमें याद करना पड़ेगा। यह पूरी तरह से भारतीय सर्वरों पर आधारित है, जो संवेदनशील सरकारी डेटा के लिए क्या है, यहाँ पे असुरक्षित कर सकता है, सुरक्षित है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, यह भारतीय कानूनी मुहावरों और प्रशासनिक शब्दावली को बेहतर समझता है। ये आपके लिए मैं कहूंगा कि प्री के लिए 5 स्टार करंट अफेयर है। बाकी मेंस का तो आपको पता है कि मैं बाद में ही शुरू कराऊंगा, क्योंकि मेंस का इस तरीके से ये कुछ देखिए, प्री के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्री के लिए ही होते हैं खास, पर मेंस के कुछ टॉपिक, जैसे एआई समिट चल रहा है, ठीक है। अब एआई से जुड़ी हुई काफी सारी खबरें आ रही हैं, काफी सारी खबरें आ रही हैं, पर देखिए जो मेंस एग्जाम होता है ना, आप समझने का प्रयास करिए, है ना। उसमें आपका GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है। अब मैं एक टॉपिक लेता हूं, एआई, जो आज के वर्तमान समय में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें अपने साथ लेके चल रहा है। भारत में इसकी समिट भी चल रही है, ठीक है। ठीक है, अब देखो पहला पेपर जो आपका होता है उसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी होता है। तो सोसाइटी से क्वेश्चन आ सकता है कि आने वाले भविष्य में एआई एक अभिशाप है, चर्चा करें। आने वाले समय में एआई एक अभिशाप है, चर्चा करें, ठीक है। जीएस2, जीएस2 में आपका आ जाता है गवर्नेंस। आपसे पॉलिटी पढ़ते रह जाते हो, गवर्नेंस, गवर्नेंस आ जाता है। उसमें ये पूछा जा सकता है कि कहां तक आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 कार्य कर सकता है एआई के वर्तमान दौर में। आलोचनात्मक चर्चा करें। इस तरीके से यूपीएससी, अब देखिए मैं एक ही टॉपिक है, कहां कहां किस तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें आपके आता है इंटरनल, आपकी सिक्योरिटी वगैरह, इसका एक पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, ठीक है। इसमें साइंस भी है, इस पेपर 30 बता रहा हूँ, इसमें इकोनॉमी भी है। तो इसमें तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एआई की गोपनीयता को भारत किस स्तर तक ठीक कर सकता है आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से, चर्चा करें। लीजिए थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर, देखिए एक ही टॉपिक है, कितने तरीके से पहलू बदल रहा है। पर हाँ, मैं एक चीज ऐसी बताऊंगा आपको, मैं बता रहा हूं, पहले आप देखिएगा। यहाँ पर क्या करेगा, एक आपको पूरी एक प्रश्न में थ्योरी लिखेगा। एआई ऐसा है, एआई से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, समाज में ऐसा हो रहा है, इससे ऐसा हो रहा है, आदमी का मानसिक विकार, खूब सारी लिख देगा। फिर आपको ऑप्शन लिख देगा कि ऐसे, फिर आपको कहेगा हाँ अब आंसर लिखो। मेरा कहने का मतलब ये है, इतना मैंने आपको इसलिए समझाया है कि देखिए मैं क्या करूंगा मेंस के लिए, स्मार्ट अप्रोच है मेरी ये। 4000 टॉपिक, मतलब 4000
आंसर राइटिंग। अब इन 4000 आंसर राइटिंग आप चाहे यूपीएससी 2026 में मेंस दीजिए, 27 में दीजिए, 28 में दीजिए, 29 में दीजिए। आप कहेंगे सर ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 4000 टॉपिक पूरा कोर बेसिक एंड कोर बेसिक तो रहेगा ही, इसमें करंट का लिंक हर जगह, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस में पूछे ही पूछे जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे 2026 वाले दे रहे हैं वो तो इन नोट्स का इस्तेमाल कर लेंगे, करंट की चीजों का मैं बता दूंगा करंट कहाँ कहाँ है। अब 27 वाले को क्या करना है, उसमें क्या चेंज हुआ है उसको ऐड करते जाना है। 28 वाले को क्या करना है, उसमें और चेंज हो रहा है और ऐड करते जाना है। 29 वाले को क्या करना है, और चेंज हो रहा है और ऐड करते जाना है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए यूपीएससी एक ही टॉपिक पे कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। बाढ़, आप पीवाई क्यू क्वेश्चन मेंस का उठाइए पेपर चारों, आप ये देखिए कि 2015 से 2025 तक एक ही टॉपिक है बाढ़। मैं सिर्फ बाढ़ कह रहा हूं, इसको ऐसे कर लीजिए शहरीकरण, है ना, शहरीकरण, है ना। अब देखो एक ही टॉपिक है बाढ़, शहरीकरण, नगरीकरण, ये कुछ भी कह सकते हैं। 2000 से 10 साल में इससे, सिर्फ इस टॉपिक से मैं बता रहा हूं, बाढ़ और जल का प्रबंधन, इससे कम से कम नहीं तो 2015 से 2010 साल में कम से कम नहीं तो 12 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आप कहोगे 10 साल में 12 बार, मतलब हर साल पे तो आ ही आ रहा है, कहीं ना कहीं GS1 और GS2 में ही एक क्वेश्चन और एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है। जल प्रबंधन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, नगरीय व्यवस्थाओं को कैसे ठीक करना चाहिए। क्या है ये टॉपिक वही है, बस आपसे पूछने का जरिया बदल रहा है कि आप एक एस्पिरेंट, एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप अपनी नीतियों में किस तरीके से सुधार करके नगरीय व्यवस्था को अच्छे सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो अभी जब मेंस का कोर्स आएगा आपको पढ़ने में मेरे साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने दूसरे टॉपिक अपना सर्वम एआई पढ़ लिया था, है ना। चलिए तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, एमसीक्यू साथ में करें या अलग, चलो कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। देखिए मेरी 3 बातों को रखिएगा याद। पूछा है क्या, पूछा है हमसे सही, बताइए इसका आंसर। सर्वम एआई द्वारा विकसित विक्रम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना। देखो इसको इस तरीके से पीसीएस में पूछा जा सकता है कि विक्रम क्या है, तो याद रखना लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना। यह एक देखो जनरेटिव एआई मॉडल है जिसे विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित किया गया है, बात सत्य है। यह एक टोकेनाइजेशन तकनीक का उपयोग करता है जिससे हिंदी शब्दों को प्रोसेस करना पश्चिमी मॉडल की तुलना में सस्ता और तेज है, हाँ बात सत्य है। डेटा संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरी तरह से भारतीय सर्वर, देखो मैंने बताया था ना पूरी तरह, आप याद रखना, ये बात भी सत्य है। ये देखिए इसलिए अभी आपको आसान लग रहा है, आसान क्यों लग रहा है, उसका कारण ये है कि मैं सारे ट्रैप आपको बताता जा रहा हूं अपने करंट अफेयर में ही, जैसे पूरी तरह, क्यों, कैसे, है ना। तो ये क्लास सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है या यहाँ पे पढ़ना है, नोट्स बनाना है, पीडीएफ लेना है और याद करने रिवीजन करो, नहीं। यहाँ आपका मेंटली डेवलपमेंट इतना किया जाएगा कि एग्जाम में आपसे गलती ना हो। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और मेरा तरीका पढ़ाने का आपको अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को इतना शेयर कर दीजिए कि इसमें इतने सारे बच्चे जुड़ जाएं इस चैनल से और इस क्लास से कि मैं अच्छे से अच्छी स्मार्ट अप्रोच में चीज़ें ऑल लाऊं, और लोगों को पता भी लगना चाहिए कि इस तरीके से भी पढ़ाई अच्छे से कराई जा सकती है, बच्चों को किसी डर या भय के। बहुत आसान होता है चीज़ों को पढ़ना, पर उसको डिफिकल्ट बनाना भी आज के, कहेंगे कि हम, एजुकेशन जगत ऐसा हो चुका है कि हर एक चीज़ अब ये हो चुकी है, कैसे भी चाहिए, बस कुछ भी हो मुझे तो यही चाहिए, ये हो चल चुका है। तो उसमें क्या करा जा रहा है कि इतना भय कर दिया जा रहा है बच्चों के दिमाग में, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता। अब वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के ऊपर आप इतना सा थोड़ी ना पढ़ो, पागल हो क्या, यहाँ से थोड़ी ना होगा। कम से कम 2 पेज का आर्टिकल पढ़ो, तब समझ में आएगा तुम्हें। अरे नहीं भाई,
इसकी कहाँ उपयोगिता है? जीएस थर्ड में। देखो आप सिलेबस पढ़ोगे आपको पता लगेगा, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। अब वहां से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, हाँ ऐसे पूछ सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हाल ही में चलाया गया, इसके क्या भविष्य में क्या सुरक्षित कारण माने जा सकते हैं कि भाई हमारा देश बॉर्डर से सिक्योर रहेगा, चीजें रहेगा, क्या ये सही चल पाएगा, क्या आपको इसमें कुछ कमियां लगती हैं? अगर कमियां लगती हैं तो क्या कमियां हैं, इन्हें बताने का प्रयास करें। मेंस ये है, ना कि मेंस आपके 2 पेज का आर्टिकल पढ़ने का कोई, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब सारी, जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, है ना। समझने का प्रयास आप लोग शायद कर रहे होंगे, जो सीरियस एस्पिरेंट है यूपीएससी और पीसीएस के। क्या यह केवल सीमा सड़क संगठन का काम है? नहीं, यह एक कन्वर्जेंट स्कीम है, याद रखना है इस चीज को। बॉटम अप अप्रोच, इसमें वाइब्रेट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया जाता है, ना कि ऊपर से थोपा जाता है। तो ये हमारे स्थानीय सरकार के लिए, आपको पता होगा ना कि भारत में कितने स्तर की सरकार पाई जाती है। एक तो अपने केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, फिर स्थानीय स्तर पर। तो स्थानीय स्तर के लिए ये पॉइंट याद रखना। ओवरलैपिंग विथ एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह मुख्य रूप से चीन सीमा के साथ सटे गांव में रिवर्स माइग्रेशन के लिए है, जो वहां से पलायन हो रहा है, जो चीजें भारत की बाउंड्री में चलाए उसको रोकना है। कनेक्टिविटी, इसमें ऑल वेदर रोड्स के साथ साथ डायरेक्ट टू होम और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बुनियादी अधिकार माना गया है, याद रखिएगा। चलिए इसका एमसीक्यू करा ही देता हूं। ये रहा इसका एमसीक्यू, बताइए इसका आंसर। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब हमको ये देखना है 100% और शब्द। यह योजना केवल सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्यान्वित एक एकल मंत्रालय परियोजना है? देखो मैंने बोला था नहीं। इसमें बॉटम अप अप्रोच अपनाते हुए ग्राम पंचायतों के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, बात सत्य है। इसका प्राथमिक उद्देश्य चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव से रिवर्स माइग्रेशन को सुनिश्चित करना है, बात सत्य है। बी ऑप्शन इसका सत्य है। तो देखिए, चीजें जब आसान हो जाती हैं जब हमारा दिमाग उसी तरीके से कार्य करना। अब देखिए, मैंने आपको 3 चीजें बताई, तो आप सबसे पहले फर्स्ट देखोगे, फिर आप 100% और सब देखोगे, है ना। फिर यहाँ से मैंने आपको कुछ करंट अफेयर में चीजें पढ़ा दी हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, 100% आपकी चीजें फुलफिल की जा रही हैं, आपके दिमाग को स्मार्ट बनाया जा रहा है एग्जाम के नजरिए से। अब एग्जाम से डरने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप पर डे इस क्लास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आप में धीरे धीरे इतना अच्छा परिवर्तन आ जाएगा, आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। पर अभी नहीं, आप पर डे क्लास कीजिए कम से कम 4 महीने। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिसने मेरी 4 महीने क्लास लगातार कर ली है करंट अफेयर की, और बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखा, सीरियस आप उस पर प्रैक्टिस किया, उस पर रिवीजन किया, वो किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लिया है, कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, है ना, वो 100 क्वेश्चन में 50+ सही कर ले जाएगा। मतलब मान के चलिए 50+ का मतलब होता है 55-60, तो बस आप कट ऑफ में आते हो ना, किसी भी कोचिंग के लिए आए वो, मैं इतनी भी गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सेटल्ड हो जाएगा कि चीजें कहाँ पे घुघरा कर रहा है, कहाँ पे चीजें बदल रहे हैं। मेरे को तो प्रैक्टिस है इस चीज की। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, समझो आप मेरी बात, है ना। पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। लॉन्ग हेड टर्टल, यूपीएससी ट्रैप जोन, यह क्या ये केवल भारत में पाए जाते हैं? नहीं, ये वैश्विक स्तर पर पाए जाते हैं। की स्टोन स्पीसीज, ये समुद्री घास के मैदानों और कोरल रीफ के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। इनके मजबूत जबड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेडेटर बैलेंस बनाए रखते हैं। थ्रेट्स बियॉन्ड पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन एक बड़ा खतरा है। तटों पर कृत्रिम रोशनी नवजात कछुओं को समुद्र के बजाय सड़क की ओर ले जाती है, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखना लाइन। कंजर्वेशन, भारत के पश्चिमी तट गुजरात महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण फॉरेजिंग भोजन क्षेत्र है। देखो इस पे क्या है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, पढ़ा दिया, इट्स ओके। इस पे जो मैंने एमसीक्यू बनाया है ना,
आप उसका स्टैंडर्ड देखिएगा एक बार। यूपीएससी किस तरीके से इस टॉपिक से आपसे क्या क्या पूछ लेगा, कैसे कैसे पूछ लेगा, जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। चलिए, चलो फोर्थ का भी करा देता हूँ, क्योंकि फोर्थ में तो मैंने 2 एमसीक्यू बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगता भी है, क्योंकि इस बार इन्वायरमेंट आप देखेंगे कि यूपीएससी पीसीएस के लिए बहुत आवश्यक हो। ये तो देखिए, एक तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बना हुआ है, उसको और देखिएगा, है ना। बताइए इसका आंसर हमसे क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। देखो ये जरूर देखा करो पहले, है ना, जल्दबाजी मत करना। एक की स्टोन प्रजाति हैं जो समुद्री घास और कोरल रीफ के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती हैं। प्रकाश प्रदूषण तो इनके नवजात शिशुओं के लिए घातक है, क्योंकि उन्हें समुद्र की दिशा में भ्रमित कर देता है। आयुसीन की रेड लिस्ट में इन्हें गंभीर रूप से लक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, नहीं। अब देखो, जैसे ये लाइन है, एक्स्ट्रा है, पर मैं इसके एमसीक्यू के माध्यम से मैंने इसको कवर कर लिया। तो इस क्लास में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो आपसे छूट जाए। इसका आंसर ए है, ए लीजिए आपके सामने, क्योंकि लॉगरहैंड कछुओं को आयुसीन की रेड लिस्ट में क्या है, सुभेद वर्नुरेबल श्रेणी में रखा गया है। इस चीज को याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब 5वीं खबर, तो आपने देखा, आपको जैसे मैंने 4 नंबर की खबर पढ़ाई, अब उसमें आयुसीएन में किस में रखा गया है, वर्नुरेबल में। तो ये चीज अगर मैं वहां नहीं दे पाया तो वो देखो, मैं दे नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एमसीक्यू में इसलिए शामिल करता हूँ, कई बार ऐसा होगा कि एक लाइन कुछ ऐसी होगी कई एमसीक्यू में जो आपके देखी नहीं होगी। पर हाँ, अगर यहाँ पे आप एमसीक्यू और करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते रहते हैं तो आप सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम समझौता, यूपीएससी टैब जोन, क्या फूड कारपोरेशन इंडिया सीधे अनाज निर्यात कर सकता है, नहीं कर सकता है। यह विदेश मंत्रालय के माध्यम से होता है। बहुत डेप्थ में लाइन है, मंत्रालय यूपीएससी काफी पूछता है, याद रख लेना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का रोल, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, भारत इसे अनाज देता है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपनी वैश्विक लॉजिस्टिक का उपयोग कर उन्हें अफगानिस्तान या अफ्रीकी देश पहुंचाता है। राइस क्वालिटी स्टैंडर्ड समझौता में ब्रोकन राइस, टूटी हुए जो चावल के प्रतिशत, और फोर्टिफिकेशन मतलब उनके अंदर एक्स्ट्रा जेनेटिक तरीके से विटामिन ए, विटामिन बी और आयरन के कड़े मानक तय किए जाते हैं, कितना तरीके से जोड़ना है ना, ताकि भारत की वैश्विक छवि गुणात्मकतापूर्ण आपूर्ति की बने। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। बताइए इसका आंसर। भारतीय खाद्य निगम और विश्व खाद्य कार्यक्रम के समझौते के संदर्भ में, बताइए इसका आंसर। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया सीधे अनाज निर्यात कर सकता है और इसके लिए उसे विदेश मंत्रालय की अनुमति आवश्यक नहीं होती। गलत है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा भारत द्वारा दिए गए अनाज को अपनी वैश्विक लॉजिस्टिक का उपयोग कर जरूरतमंद देशों जैसे अफगानिस्तान तक पहुंचाता है। बात सत्य है। इस समझौते में चावल की गुणवत्ता के लिए फोर्टिफिकेशन, विटामिन और आयरन के कड़े मानक तय किए गए हैं। बात सत्य है। तो 2 और 3 तो कथन सही है, पर एक कथन हमारा गलत था। चलिए, अब आया है टॉपिक अच्छा, जिसको मुझे समझाने में और अच्छा इंटरेस्ट आएगा। राज्यसभा, विधायी और संघीय गहराई। इसको आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। क्या राज्यसभा के पास धन विधेयक पर कोई शक्ति है? बताओ क्या है? नहीं। ये 14 दिन तो रख सकता है, उसके बाद उसको रिटर्न करना है ना। और सिर्फ उसमें क्या है कि ये अपनी राय दे सकता है, वो भी लोकसभा माने या ना माने।
द 14 डे ट्रैप। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही संशोधित कर सकती है। वह केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिश दे सकती है। अगर लोकसभा उन सिफारिश को ना माने तो विधेयक पारित माना जाता है। ये याद रखना। दूसरा, स्पेशल पावर आर्टिकल 312, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के इसको याद रखना, से प्रस्तावित पारित कर दे तो संसद ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। ये भी लिख दिया, ठीक है। इलेक्शन कोटा, यहाँ सीक्रेट वायलेट नहीं होता। अगर कोई विधायक अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को वोट नहीं दिखाता तो उसका वोट अवैध हो जाता है। हाँ, इसमें एक लाइन और याद रखना ना कि ये उनके लिए है जो अपनी पार्टी के जरिए आते हैं, पर निर्दलीय के लिए ये नहीं है। जो निर्दलीय आते हैं ना, देखो क्या होता है, राज्यसभा का जब चुनाव होता है ना तो उसमें, चलो मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूँ इसमें, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लें। राज्यसभा, राज्यसभा क्या है पहले तो मुझे बताओ। ये संसद का एक अंग है जिसमें लोकसभा और राष्ट्रपति हैं। किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 80 के तहत आती है। इसे क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन, ठीक है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? स्टेट से और यूटी से कितने सदस्य होते हैं बताइए? टोटल इसमें अगर देखा जाए दोनों से मिला के 250 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किन फील्ड से होते हैं? साहित्य, मनोरंजन, इन सब चीजों फील्डों से होते हैं। वर्तमान में कितने हैं? ये थोड़ा पहले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता दूं जिससे थोड़ा सा आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। वर्तमान में 245 हैं। कैसे? 233 तो हैं स्टेट से, है ना, और 12 राष्ट्रपति, वो स्टेट और यूटी से 233 हैं और 12 मनोनीत हैं। अब चलता है कॉन्सेप्ट, इनकी सीटों का आवंटन कैसे होता है, यह है कॉन्सेप्ट। बताओ, आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, रिवीजन ना किया हो तो पता होना चाहिए आपको कि चौथी अनुसूची में ये दे रखा है ना, चौथी अनुसूची में दे रखा है, जिसमें जनसंख्या के आधार पर, किस पर? जनसंख्या के आधार पर सीटों का, राज्यसभा की सीटों का क्या होता है? आवंटन होता है आपका केंद्र और राज्यों से। एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। कैसा सदन है ये? स्थायी। कैसा है? स्थायी सदन है, ठीक है। क्यों स्थायी है? इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। हर 6 वर्ष में, वो सॉरी, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब समझ रहे ना आप, सदन से जाते हैं या सदन से निकलते हैं, फिर वो चुनाव में फिर से भाग ले सकते हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा का सदस्य कैसे चुना जाता है? तो इनका चुनाव जो है आपका, वो आपकी जो स्टेट की और जो यूटीज की, मतलब राज्य और संघ शासित जो प्रदेश हैं, उनके अंदर जो विधानसभा है, क्या है? आप मेरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला है? विधान सभा, ना कि विधान परिषद। विधानसभा के कौन, किनके सदस्यों के द्वारा? निर्वाचित, ना कि मनोनीत। कैसे? निर्वाचित, मतलब जो हमारे विधायक होते हैं ना, वो निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सांसद चुनने के लिए क्या देते हैं? वोट देते हैं। वोट किस आधार पर देते हैं? इनका वोट होता है एकल हस्तांतरणीय
थोड़ा डिजिटल है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें लिखने में, पर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, के माध्यम से देते हैं। इसमें क्या होता है, बढ़ता क्रम चलता है, 1 2 3, है ना, ये बढ़ता क्रम चलता है इसमें, फर्स्ट पे किसको, सेकंड पे किसको, थर्ड पे किसको, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने आपको लास्ट लाइन बताई थी ना, दिखाना पड़ता है, वो पार्टी वालों को दिखाना होता है। बल्कि अब विधानसभा में कोई आपका मान के चलिए कि वो निर्दलीय है, तो निर्दलीय को ये चीज मान्य नहीं है, जो मैंने इसलिए मैंने इतना कुछ आपको समझाया। ये निर्दलीय को नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा है, ये थोड़ा डेप्थ में नॉलेज है और यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। इसके चक्कर में ही मैंने पूरी राज्यसभा को आपको अच्छे से समझाया कि चीजें आप समझें। क्वेश्चन वो 7वीं न्यूज कौन सी अपनी, चलिए पढ़िए 7। भारत ब्रिटेन अपतटीय पवन ऊर्जा, यूपीएससी ट्रैप जोन अपतटीय और तटवर्ती में क्या अंतर है। इफिशिएंसी, समुद्र में हवा की गति बिना किसी बाधा पेड़ पहाड़ के अधिक और स्थिर होती है, जिससे बिजली उत्पादन अधिक होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत अपने तट से 200 समुद्री मील तक पवन फार्म स्थापित करने का अधिकार रखता है। यहाँ 12 कर सकता है नॉटिकल मील, पर आप याद रखना। सरकार ने 7,000 प्लस करोड़ इसलिए दिए हैं क्योंकि समुद्र में खारे पानी से जंग लगने के कारण रखरखाव खर्चा 3 गुना अधिक होता है। इतना ही याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे थोड़ा सा जल्दी निकल लूंगा कि एमसीक्यू से मैं और कवर कर लूंगा। 8 आज की महत्वपूर्ण, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, बजट 2026-27 में इसको घोषित किया गया। उद्देश्य, सड़क और रेल के बजाय कार्गो को तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों पर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन देना। महत्व, इससे रसद लागत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह सागरमाला परियोजना का विस्तार है। तो हमने कहां तक अपने एमसीक्यू कर लिए थे, 5th। देख लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। फिफ्थ का कर लिए थे, 2 मिनट, हाँ 5th तक कर लीजिए। चलिए, राज्यसभा के बारे में इतना समझा दिया, गलत मत कर देना, बता रहा हूं मैं, गुस्सा हो जाऊंगा। बताओ जल्दी, इतना सारा बताया राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव, हाँ बताया है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन वह इसे अस्वीकार, ये भी बताया है। राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है ताकि क्रॉस वोटिंग को रोका जा सके, ये भी सत्य है। ये वाली और थोड़ी सी लाइन याद रखना कि जो ओपन बैलेट राज्यसभा में प्रणाली का जो उपयोग किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि क्रॉस वोटिंग को रोका जा सके। सही पूछा था, हाँ सही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। अब तटीय पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही बताना है। बताइए इसका आंसर। भारत अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में तट से 200 समुद्री मील तक पवन फार्म स्थापित करने का अधिकार रखता है। बात आपको पढ़ाई है। समुद्र में हवा की गति अधिक स्थिर होने के कारण तटीय पवन ऊर्जा की दक्षता तटवर्ती से अधिक होती है। समुद्री खारे पानी से होने वाले संरक्षण के कारण इसका रखरखाव, देखो ये जो शब्द खेल दिया ना, ये गलत खेल दिया इसने। समुद्री खारे पानी से होने वाले संरक्षण के कारण इसका रखरखाव खर्च तटवर्ती संयंत्रों से कम होता है। बताइए, समुद्र में हवा की गति अधिक स्थिर होने के कारण अपतटीय पवन ऊर्जा की दक्षता तटवर्ती से अधिक होती है। क्या कहते हो आप लोग? मैंने कहा था कि एमसीक्यू के माध्यम से ऐसा आपको पूरा क्लियर कर दूंगा ये टॉपिक। इसका आंसर केवल 2 है। अब आपको बताता हूँ, देखिए 1 2 2, ये देखो, ये देखो क्यों, है ना, समझ गए होगे। बस शब्द पकड़ना अगर आप सीखते हो चीजों को समझ के, तो आप आंसर दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन, बताइए इसका आंसर। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाँ सही पूछा है, बताइए।
इसका उद्देश्य सड़क और रेल से माल ढुलाई के दबाव को कम कर समुद्री जलमार्गों पर स्थानांतरित करना है। बात सत्य है। यह योजना विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और रसद लागत को घटाने में केंद्रित है। बात सही है। यह सागरमाला परियोजना का एक अभिन्न विस्तार है। देखो प्रैक्टिस करो, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तुरंत अधिकारी बन जाओगे, एग्जाम निकाल लोगे, फ्री में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ते रहो जब तक है जहां, जब तक पढ़ते रहो। राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको अच्छे से समझाई है। सही पूछा हमसे, हाँ। उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई भी प्रस्ताव अनिवार्य रूप से केवल राज्यसभा में पेश किया जाना चाहिए। अभी बताता हूँ। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन समान प्रतिनिधित्व के जनसंख्या समान नहीं, ये तो गलत है और ये बात सत्य है। केवल कहाँ है, ये रहा, तो इसको याद कर लेना क्योंकि ये 10% वाला केवल है। तो इसके कथन 2 ही सही हैं, बी ऑप्शन होगा इसका। देखिए कथन 3 गलत है क्योंकि भारत में राज्यसभा की जनसंख्या, अभी मैंने आपको वहां पे अच्छे से समझाया भी था। अब देखिए जो मैं आपको न्यूज पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ना एक एमसीक्यू बहुत अच्छा बनाया यूपीएससी और पीसीएस स्टेट लेवल के डेप्थ में, ऐसे पूछेगा। समुद्री और कछुओं उनके प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित पदों पर विचार करें। बताइए। ऑलिव रिडले उड़ीसा के गहीर माथा तट पर। लेदरबैक, देखो ये जो मैंने कुछ एमसीक्यू बनाया ना, ये तीनों ही कछुए, और ऑलिव रिडले भी मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया। लेदरबैक तो मैंने कई बार, इस पर कई बार एमसीक्यू भी पूछ लिए हैं, है ना। आज मैंने ये पढ़ाया है, तो जिसने पढ़ा है वो जान जाएगा कि तीनों ही सत्य हैं। ये देखिए, तो आप लोग खुद बताइएगा कि ये क्लास इस कितनी स्मार्ट अप्रोच से हिंदी माध्यम के लिए हेल्प कर सकती है। आप खुद बताइएगा इसमें प्रैक्टिस किस तरीके से हो रही है चीजें। आप करंट अफेयर पढ़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा पर, बस वो नोट्स बनाए उनका रिवीजन करना, आपने प्रैक्टिस कहाँ की? आपने उन डेप्थ पॉइंट को कहाँ पकड़ा? जैसे उसने एक जगह लिख दिया कम, होता है अधिक। अगर आप मान के चलो आपने पढ़ तो लिया था सही, पर एग्जाम हॉल में आप कैसे, मतलब बिना प्रैक्टिस के चले जाओगे, आपको कैसे पता लगेगा शब्द जल्दी से मुझे शब्द पकड़ना है? वो तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी ना। तो इस क्लास में प्रैक्टिस आपको भरपूर मिलती है और यूपीएससी पीसीएस लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को ये क्लास आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें क्योंकि अभी मैंने न्यू स्टार्टिंग की है। आप हिंदी माध्यम आप लोगों के लिए, है ना। लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।